गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो दोस्तों, हमने जो राजस्थान पटवार का क्रेश कोर्स शुरू किया था उसमें मैंने 1857 की क्रांति और एकीकरण जो है वो अच्छे से आपको करवा दिए है पूरा ट्रिक के साथ में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उनको देखना। और आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखो अपने जो राजस्थान है, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और ये वाला जो क्षेत्र आता है राजस्थान का उसको क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। देखो दोस्तों, अपना क्रेश कोर्स है तो ज़्यादा विस्तार तो नहीं होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम में आ सकती है वो सभी की सभी जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा स्पीड से चलेगा तो आप लास्ट तक क्लास को देखोगे तो ही आपको बात जो है वो समझ में आएगी। और साथ में मैं आपको बता देता हूं कि 1-2 दिन में अपन जो है वो डेली करंट अफेयर की क्लास भी अपने इसी चैनल के ऊपर शुरू करने वाले हैं। तो आप लगातार क्लास के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखो दोस्तों, मेवाड़ जो है राजस्थान का जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे मेवाड़ है। और मेवाड़ में अगर मैं जिलों की बात करूं तो मेवाड़ के अंदर भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर, ये वाला जो क्षेत्र है वो किसका है? मेवाड़ का है मेरे दोस्तों। क्या है? मेवाड़ का है। मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में क्या कहते थे? मेदपाट कहते थे। प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट कहते थे और बाद में इसको क्या कहा गया? प्रागवाट भी कहा गया। प्रागवाट, मेदपाट या प्रागवाट। और उसके बाद में इसको क्या कहा गया था? सीवी जनपद, सीवी जनपद। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी मेरे दोस्तों? मध्यमिका। सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। और मध्यमिका वर्तमान में कहाँ पर है? तो मध्यमिका को वर्तमान में कहते हैं नगरी। और नगरी कहाँ पे है मेरे दोस्तों? तो नगरी है चित्तौड़ के अंदर। नगरी कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर है। तो मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद कहा जाता था। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका थी। और मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं। और नगरी मेरे दोस्तों चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर है। उसके बाद में देखो दोस्तों, अपन मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो मेवाड़ के शासकों की जो कुल देवी है, मेवाड़ की जो कुल देवी है उस कुल देवी का नाम क्या है? तो कुल देवी का नाम है दोस्तों बाण माता। क्या नाम है? बाण माता। और इनकी जो इष्ट देवी है, इष्ट देवी, उसका नाम है चार भुजा माता। चार भुजा माता इष्ट देवी है, चार भुजा माता। मेवाड़ के शासक जो है वो स्वयं को एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। मेवाड़ के जो शासक है वो अपने आप को एकलिंग नाथ का दीवान मानते हैं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनका जो देवता है, मुख्य देवता या मैं कहूँ तो जो कुल देवता है वो कौन सा है? तो कुल देवता है एकलिंग नाथ। और इनका जो इष्ट देवता है वो कौन सा है? तो इनका इष्ट देवता है चार भुजा नाथ। चार भुजा माता जो है वो इष्ट देवी है और इष्ट देवता जो है वो चार भुजा नाथ है। आपने नाम सुना होगा मुहणोत नेणसी का। मुहणोत नेणसी, मुहणोत नेणसी जो था वो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि था, जिसके ग्रंथ आते हैं मारवाड़ रा प्रगणारी विगत और नेणसी री ख्यात। तो नेणसी जो है इसने मेवाड़ के शासकों की कुल 24 शाखा बताई है मेरे दोस्तों। 24 शाखा बताई है, जिनमें से इसने कहा है कि 2 महत्वपूर्ण है। एक कौन सी है? गुहिल है। और दूसरी कौन सी है? गुहिल को ही क्या कहते हैं? रावल कहते हैं। और दूसरी मेरे दोस्तों सिसोदिया है। कौन सी है? सिसोदिया है। तो इसने 2 महत्वपूर्ण शाखाएं बताई है। एक गुहिल शाखा है और दूसरी कौन सी है? सिसोदिया शाखा है। तो मैं सबसे पहले कौन सी शाखा की बात करने वाला हूं? तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं गुहिल शाखा की। कौन सी शाखा की? गुहिल शाखा की मैं बात करने वाला हूं। और गुहिल शाखा का
जो संस्थापक था उसका नाम था गुहिलादित्य। क्या नाम था मेरे दोस्तों? गुहिलादित्य नाम था। और इसी गुहिलादित्य की मैं अगर बात करूं तो 565-66 ईस्वी में इसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश की स्थापना की थी। और इसका जो गुहिल के बारे में अगर अपन ज़्यादा बात करें तो जो गुहिल है, गुहिल की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था मेरे दोस्तों पुष्पावती। और इसके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य, जो वल्लभी के शासक थे। और गुहिल का अगर मैं बात करूं लालन पालन, तो इसका जो लालन पालन था वो देवनगर की एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती। इसी ने गुहिल का लालन पालन किया था। और गुहिल की अगर मैं बात करूं राज्याभिषेक की, तो राज्याभिषेक किसने किया था? ऊंदरी गांव के भीलों ने। ऊंदरी गांव के भील जो थे उन्होंने गुहिल का राज्याभिषेक किया था। गुहिल के बाद में जो अगला महत्वपूर्ण जो शासक आता है गुहिल के बाद में, और वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा। पहले आया गुहिल। गुहिल के बाद में आपको पढ़ना होता है बप्पा रावल। बप्पा रावल। और बप्पा रावल के जो समय था वो था 734 से लेकर 753 ईस्वी तक माना जाता है। बप्पा रावल के बाद में कौन सा था? तो बप्पा रावल के बाद में था अलट। कौन सा था? अलट था। अलट के बाद में कौन सा आता है? जेत्र सिंह है। जेत्र सिंह के बाद में तेज सिंह है। तेज सिंह के बाद में आता है समर सिंह है। और समर सिंह के बाद में कौन सा आता है? रावल रतन सिंह है। ये आपको जो मेवाड़ की जो गुहिल शाखा है उसके शासकों को याद रखना है। समय भी देख लेते हो, 951 से 953 था। और 1213 से 1253 और 1253 से लेकर 1273 तक था। और 1273 से लेकर 1301 था। और 1301 से लेकर 1303 तक ये कौन आता है? रावल रतन सिंह आता है। तो देखो दोस्तों, अपन सबसे पहले जो है वो बप्पा रावल की बात करेंगे। तो हमने बात की जो मेवाड़ के शासकों की, तो मेवाड़ के अंदर हमने सबसे पहले गुहिल को देखा। और गुहिल के बाद में अपन जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे? बप्पा रावल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? बप्पा रावल की बात करेंगे। अब जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो इसका जो मूल नाम है वो था कालभोज। कालभोज इसका जो मूल नाम था वो था कालभोज। बप्पा रावल जो है वो प्रारंभ में हरित ऋषि की गाय चराता था। गाय चराता था। बप्पा रावल प्रारंभ में हरित ऋषि की गाय चराता था। और इसी हरित ऋषि ने इसको क्या कहा था? बप्पा रावल कहा था। क्या कहा था मेरे दोस्तों? बप्पा रावल की इसको उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो बप्पा रावल की उपाधि जो है वो हरित ऋषि देता है। और इसी हरित ऋषि के आशीर्वाद से इसने 734 में चित्तौड़ दुर्ग जीता। चित्तौड़ दुर्ग जीता। और चित्तौड़ दुर्ग किससे जीता था मेरे दोस्तों? तो ये जीता था मान मौर्य से। किससे जीता था? मान मौर्य से जीता था। और चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो निर्माण भी आपको पूछ सकता है। तो निर्माण जो है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। अब देखो मेरे दोस्तों, अपन आगे की अगर बात करें बप्पा रावल की, तो जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सोने के जो सिक्के हैं वो किसने चलाए थे? मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने वाला जो शासक था वो बप्पा रावल था। बप्पा रावल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो राजधानी का नाम था नागदा। और नागदा कहाँ पे है मेरे दोस्तों? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इसी नागदा में इसने एक मंदिर बनवाया था। किसका?
सास बहू का जो मंदिर बना है वो कहाँ पे बना है मेरे दोस्तों? नागदा उदयपुर में बना है। और साथ में इसने किसका मंदिर बनवाया था? एकलिंग नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर बनवाया था? कैलाशपुरी में बनवाया था। बप्पा रावल के बाद में जो शासक है वो कौन सा है? तो बप्पा रावल के बाद में जो शासक आता है वो आता है अलट। तो ऐसे अलट और ऐसे आलू रावल। अलट की उपाधि कौन सी थी? आलू रावल की थी। ऐसे अलट और ऐसे ही ये आलसी था। ऐसे अलट और ऐसे आलसी। तो आलसी आदमी क्या रखता है? नौकर रखता है। तो नौकरशाही की जो स्थापना है वो मेवाड़ में कौन करता है? अलट ने की थी। और इस नौकरशाही का आप है उठाओ, है से बनता है हुण। तो इसने हुण राजकुमारी जो थी उसका नाम क्या था? हुण राजकुमारी का नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? हरिया देवी। इस हरिया देवी के साथ में विवाह किया था, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह आता है। ऐसे अलट और ऐसे आहड़। आहड़ को इसने अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आहड़ को क्या बनाया था मेरे दोस्तों? तो आहड़ को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने बनाया था। किसने बनाया था मेरे दोस्तों? बप्पा रावल ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में कौन सा आता है? तो इसके बाद में आता है शासक जैत्र सिंह। कौन सा आता है? जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह में आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जैत्र, चित्र, इत्र। तो जैत्र से क्या बना? जैत्र से बनता है जैत्र सिंह। चित्र से क्या बनता है? चित्र से बनता है चित्तौड़। और इत्र से क्या बनता है मेरे दोस्तों? तो इत्र से बनता है इल्तुतमिश। इसका मतलब ये हुआ कि जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध होता है। युद्ध कौन सा था? बुताला का युद्ध था, जो कब होता है? 1227 के अंदर होता है। वैसे तो 1227 इसका ऑथेंटिक सन नहीं है, क्योंकि इसको 1221 से 1229 के मध्य माना गया है। तो इस इल्तुतमिश ने जो नागदा थी, इस नागदा को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण जैत्र सिंह ने अपनी जो नई राजधानी थी वो किसको बनाया था? चित्तौड़ को बनाया था। उसके बाद में जो अगला शासक आता है वो कौन सा आता है? तेज सिंह आता है। और तेज सिंह जो था वो, तेज का मतलब होता है कि जो तेज होता है, यानी कि प्रकाश का एक अलग से तेज होता है, उसी प्रकार से गुहिल शाखा के अंदर इसका भी एक अलग से तेज था। इसकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी? तो उपाधि की अगर मैं बात करूं, महाराजा धीराज, परम बटाकर या बटारक, और परमेश्वर। और एक इसकी महत्वपूर्ण जो उपाधि और थी वो थी उमापति वारलब्ध। ये आपको कुछ बुकों में उमापति वारलब्ध भी मिल सकती है। दोस्तों तेज सिंह के समय में क्या होता है? तो तेज सिंह के समय की मैं अगर और बात करूं तो तेज सिंह के समय में 1260 में मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत होती है। तेज सिंह के समय में 1260 में मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत होती है। और मेवाड़ चित्रशैली का जो ग्रंथ था उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके रचयिता कौन थे? कमल चंद्र थे। मध्यकालीन मेवाड़ का इसका स्वर्ण काल माना जाता है, या गुहिल शाखा का स्वर्ण काल माना जाता है। किसके काल को मेरे दोस्तों? तेज सिंह के काल को। अब अपन बात करने वाले हैं तेज सिंह से जो आगे के जो शासक हुए थे, समर सिंह है और रावल रतन सिंह है। तो इसके साथ रावल रतन सिंह के साथ में अपनी जो गुहिल शाखा है वो समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अपन बात करें समर सिंह के बारे में, तो समर सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं आती हैं। समर सिंह के समय में 1299 में जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। इस अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया था, और इसी गुजरात अभियान के दौरान समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर लिया था। और सेना के जो मुखिया थे
वो उलूम खां और नुसरत खां थे। और साथ में इस समर सिंह ने मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगाई थी, जीव हिंसा पर रोक लगाई थी समर सिंह ने। उसके बाद में शासक बनता है रावल रतन सिंह। इस रावल रतन सिंह के समकालीन एक सिंहल द्वीप यानी कि मैं कहूँ तो श्रीलंका का जो शासक था उसका नाम क्या था, गंधर्व सेन। और इस गंधर्व सेन की जो पत्नी थी उसका नाम था चंपावती, और इनकी जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम क्या था, पद्मिनी। क्या नाम था, पद्मिनी। और इस पद्मिनी का जो विवाह है वो किसके साथ में होता है, रावल रतन सिंह के साथ में होता है। और रावल रतन सिंह के दरबार के अंदर एक साधु रहता था और उस साधु का नाम क्या था, राघव चेतन, या मैं कहूँ तो काला चेतन। राघव चेतन या काला चेतन जो है वो इस पद्मिनी के ऊपर उसने क्या मार दी, लाइन मार दी। किसने, राघव चेतन या काला चेतन ने, जिसके कारण जो पद्मावती है या जो पद्मिनी है ये भड़क गई थी। और इसने आकर रावल रतन सिंह को कहा, तो रावल रतन सिंह ने इसको यहाँ से निष्कासित कर दिया और ये चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में। आप इसका एक तोता है उसको भी याद रख सकते हो जिसका नाम है हीरामन। कौन सा तोता है दोस्तों, हीरामन तोता है। तो इसके बाद में देखो जब अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बदला तो लेना चाहता था समर सिंह वाला भी, और साथ में पद्मिनी को पाने की इच्छा करने लगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 28 जनवरी 1303 को आक्रमण कर देता है, कहाँ पर, चित्तौड़ में। और इसने 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ को जीत लिया था। और यहाँ पर जो केसरिया है वो किसके नेतृत्व में होता है, तो केसरिया होता है रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। और जो जौहर है वो किसके नेतृत्व में होता है, पद्मिनी के नेतृत्व में होता है। और जो इस प्रकार से ये मेवाड़ का प्रथम शाखा या चित्तौड़ का प्रथम शाखा था और राजस्थान का दूसरा शाखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। क्या नाम रखा था, खिजराबाद रखा था। और एक इतिहासकार आता है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और इस मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में इसी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का नाम था पद्मावत। और इसी पद्मावत ग्रंथ के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी कि जब वो पानी पीती तो उसके गले से जो है वो दिखाई देता था, यानी इतनी खूबसूरत थी कौन, पद्मिनी या जो पद्मावती थी। इसके बाद में देखो दोस्तों चित्तौड़ के ऊपर अधिकार हो गया है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो प्रशासक था वो अपने पुत्र को बना दिया जिसका नाम क्या था, खिज्जर खां। और नाम क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वापस कहाँ पर आ जाता है, दिल्ली के अंदर आ जाता है। और इधर से एक जो शाखा थी, एक गांव था, गांव का नाम क्या था, सिसोदा गांव था। और इस सिसोदा गांव के जो संस्थापक थे उनका नाम था राहब। राहब के बाद में यहाँ पर जो शासक बना था वो बना था लक्ष्मण सिंह है। और लक्ष्मण सिंह के बाद में शासक बना था अरी सिंह है। और अरी सिंह का पुत्र कौन था, हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया अरी सिंह का पुत्र था। इधर खिजराबाद यानी खिजर खां, और खिजर खां ने ये जो दुर्ग था ये किसको सौंप दिया था, मालदेव मुछला को। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मालदेव मुछला को क्यों सौंपा, क्योंकि जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो खिजर खां जो है वो दिल्ली चला जाता है और इधर मालदेव मुछला को यहाँ का प्रशासक बना देता है। मालदेव मुछला का जो पुत्र था उसका नाम था जैसा, और जैसा एक निर्बल शासक था जिसके कारण हमीर सिसोदिया ने 1326 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर क्या कर लिया था, पुनः अधिकार कर लिया था। और कौन सी शाखा की स्थापना की, तो इसने स्थापना करता है सिसोदिया शाखा की।
तो अब अपन बात करें सिसोदिया शाखा की। थोड़ा स्पीड से चल रहा है लेकिन बात जो है वो पूरी बता रहा हूं आपको। सिसोदिया शाखा सबसे पहले जो शासक बना वो कौन बना? हमीर सिसोदिया। हमीर के बाद में कौन बनता है? हमीर के बाद में बनता है खेता। खेता के बाद में लाखा और लाखा के बाद में मोकल और मोकल के बाद में जो शासक है वो कौन बनता है? महाराणा कुंभा बनता है। मेरे दोस्तों कौन बनता है? महाराणा कुंभा बनता है। तो अपन एक एक करके इन शासकों की भी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, सभी बातें अपन करने वाले। सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? हमीर सिसोदिया की बात करेंगे। हमीर सिसोदिया का जो समय है वो आता है 1326 से लेकर 1364 तक आता है। 1326 से लेकर 1364 तक आता है। इसे सिसोदिया शाखा का संस्थापक माना जाता है। और अगर मैं बात करूं इसकी कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, जो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। पंचानन यानी कि युद्ध में सिंह के समान बताया गया है हमीर सिसोदिया को। और साथ में दोस्तों हमीर सिसोदिया जो है इसको जो गीत गोविंद के ऊपर महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया में क्या बताया है? इसको वीर राजा बताया है हमीर सिसोदिया को। हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है हमीर सिसोदिया को। हमीर सिसोदिया के समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। और इस मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में अमीर सिसोदिया ने एक युद्ध किया था। युद्ध का नाम था सिगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध था? सिगोली का युद्ध था। इसका सन जो है वो नहीं मिलता है सिगोली के युद्ध का। उसके बाद में जो है वो हमीर सिसोदिया की अगर मैं आगे बात करूं तो हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था हमीर सिसोदिया ने। उसके बाद में जो खेता है, खेता के अंदर ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। खेता या क्षेत्र सिंह की एक दासी थी और उस दासी का नाम क्या था? खातिन था। और इस खातिन के साथ में इस खेता ने खातिन के साथ में संबंध बना लिए और इसके दो पुत्र हो गए। एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम क्या था? मेरा था, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद में अगर आप खेता का समय देखो तो समय भी देख सकते हो 1364 से लेकर 1382 तक आता है। लाखा का समय आता है 1382 से लेकर 1421 तक आता है। अब अपन बात करें राणा लाखा के बारे में तो राणा लाखा के समय में उदयपुर में जावर खान उत्पन्न हुई थी। उदयपुर में जावर खान निकली थी राणा लाखा के समय में। और राणा लाखा के समय में ही एक बंजारा था जिसका नाम था पिछू या इसी को कहते हैं छित्तरमल। छित्तरमल पिछू या छित्तरमल बंजारे ने निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना है। नटनी का क्या बना हुआ है मेरे दोस्तों? तो नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और इसी झील के किनारे जग मंदिर और जग महल जो है वो भी बने हुए हैं। नटनी का चबूतरा बना है, जग मंदिर जग महल बने हैं। नटनी का नाम था गलकी। और राणा लाखा का जो विवाह है वो किसके साथ में होता है मेरे दोस्तों? तो विवाह होता है रणमल की बहन जिसका नाम था हंसा बाई नाम था। और राणा लाखा की अगर मैं पहले के पुत्रों की बात करूं तो पहले का पुत्र था चूड़ा। राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ में सशर्त हुआ था। इसमें बताया गया कि जो हंसाबाई की जो संतान होगी वो मेवाड़ की अगली शासक बनेगी। और संतान कौन थी? मोकल थी जो मेवाड़ की अगली जो शासक बनी थी। चूड़ा को मेवाड़ का विषम कहा जाता है। मेवाड़ का विषम कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता के लिए जो है वो मेवाड़ का त्याग किया था। और अगला जो शासक है वो बनता है मोकल।
मोकल का जो समय आता है मेरे दोस्तों तो वो आता है 1421 से लेकर 1433 तक आता है। इधर मैं बात करूं मोकल की, तो मोकल जो है ये शासक बन गया और मोकल की जो राजमाता थी उस राजमाता का नाम हो गया हंसा बाई, और इसका जो संरक्षक था वो किसको बनाया गया, चूड़ा को बनाया गया था। और ये जो हंसाबाई है वो हमेशा चूड़ा के ऊपर शक करती थी, जिसके कारण चूड़ा मेवाड़ छोड़कर कहाँ पर चला गया था, मांडू या मालवा चला गया था होशंग शाह के पास में। तो हंसाबाई ने यहाँ पर जो नया संरक्षक है उसको नियुक्त किया और उस संरक्षक का नाम था रणमल। और रणमल जो है वो मेवाड़ के अंदर उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करने लगा, जिसके कारण मोकल भी रणमल से नाराज हो गया था। इस मोकल ने 1428 के अंदर रामपुरा का युद्ध किया था। रामपुरा का युद्ध जो है वो नागौर के शासक थे, नागौर का शासक जो था उसका नाम था फिरोज का। इसके साथ में इसने रामपुरा का युद्ध किया था, जिसमें जो रणमल है ये जो मोकल है उसकी विजय प्राप्त होती है। और 1433 के अंदर मोकल ने जो जिलवाड़ा अभियान किया था, और जिलवाड़ा अभियान के दौरान रणमल के साथ में मैं अगर बात करूं चाचा मेरा और महपा पंवार ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। और मोकल के अगर मैं निर्माण कार्य की बात करूं तो मोकल ने जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाकर उसको समी देश्वर मंदिर या उसको मोकल मंदिर नाम दिया था। और जो पहले जो मंदिर था वो कौन सा था, त्रिभुवन जो नारायण मंदिर था उसका निर्माण परमार शासक भोज परमार ने करवाया था। और मोकल के दरबार में जो शिल्पी थे उनका नाम था मना, फना और विशल। ये मोकल के दरबार में शिल्पी थे। अब अपन बात करने वाले हैं अगला जो शासक है महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा जो है उसकी अपन बात करेंगे, जो 1433 से लेकर 1468 तक शासक रहा था। कुंभा जो है वो 1433 से लेकर 1468 तक शासक रहा था। अब अपन बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा एक बहुत ही अच्छा शासक था। और महाराणा कुंभा जो है इसके बहुत सारी उपाधियां हैं, 108 उपाधियां बताई गई हैं महाराणा कुंभा की, जिसमें हाल गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, अभिनव वार्ताचार्य, महाराणा, महाराज, राणो रासो, राणो राय, हाल गुरु, शैल गुरु, ऐसे करके इसकी जो है वो 108 उपाधियां थी। महाराणा कुंभा जो है वो शासक बनने के बाद में सबसे पहले जो है इसने 1436 के अंदर जो चाचा मेरा और महपा पंवार इसके विरुद्ध अभियान किया था। किसने, तो महाराणा कुंभा ने किया था। और महाराणा कुंभा जो है वो चाचा और मेरा को तो मार देता है, लेकिन चाचा का पुत्र जो था वो एका था और महपा जो पंवार है, ये दोनों बाजकर किसकी शरण में चले गए थे, मालवा का जो शासक था उसका नाम था महमूद खिलजी फर्स्ट। क्या नाम था, महमूद खिलजी जो प्रथम था उसके पास में चले गए थे। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को संदेश भेजा कि आप मेरे विद्रोहियों को मुझे वापस सौंप दीजिए, तो खिलजी ने मना कर दिया, जिसके कारण 1437 में खिलजी के साथ में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। और इस सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी की हार होती है और महाराणा कुंभा की इसमें क्या होती है, विजय होती है। तो महाराणा कुंभा ने इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इस विजय स्तंभ के अंदर कुल कितनी मंजिल है मेरे दोस्तों, 9 मंजिल है विजय स्तंभ के ऊपर। और विजय स्तंभ का जो शिल्पी है, विजय स्तंभ के अंदर कुल 9 मंजिल है। और विजय स्तंभ के अंदर अगर मैं बात करूं सीढ़ियों की, तो विजय स्तंभ के अंदर जो कुल सीढ़ियां हैं उनकी संख्या कितनी आती है, तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो 122 फीट है। और इसकी जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां कितनी है मेरे दोस्तों, तो इसके अंदर सीढ़ियां आती है 157 सीढ़ियां आती है।
और इसके जो शिल्पी थे उनका नाम था जेता, नापा, पोमा और पुंजा। जेता, नापा, पोमा और पुंजा इसके क्या थे? शिल्पी थे। और विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उसके ऊपर क्या बना हुआ है? कीर्ति स्तंभ। और कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी? अत्रि और महेश ने लिखी थी। अत्रि और महेश ने लिखी थी। कौन सी प्रशस्ति? तो इसके ऊपर जो है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कौन लिखता है? अत्रि और महेश ने लिखी थी। उसके बाद में इसने 1438 के अंदर जो है वो रणमल के विरुद्ध अभियान किया था। कब किया था? 1438 में रणमल के विरुद्ध अभियान किया। और रणमल को कौन से दुर्ग में मारा था? चित्तौड़ के दुर्ग में मारा था। किसकी सहायता से? बारमली की सहायता से। बारमली की सहायता से चित्तौड़ के अंदर इसको मार डाला था। रणमल का जो पुत्र था उसका नाम था राव जोधा। और जोधा इस समय भागकर कहाँ चला गया था? काहुनी गांव जो है बीकानेर का, वहां पर चला गया था। उसके बाद में 1453 में हंसाबाई ने एक संधि करवाई थी। संधि का नाम था आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? सोजत पाली था। कौन सा था? सोजत पाली था। और इस संधि के अंदर मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था। और साथ में मैं अगर बताऊं आपको, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया। और साथ में जो जोधा था, इस जोधा की एक पुत्री है, पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी। इस श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में होता है। रायमल के साथ में विवाह हो गया। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गोसुंडी की बावड़ी से मिलती है, जो कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। जिसका निर्माण जो है वो भी किसने करवाया था? श्रृंगार देवी ने करवाया था मेरे दोस्तों। और उसके बाद में जो महमूद खिलजी फर्स्ट था वो 1456 में कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी फर्स्ट जो था, इनके मध्य एक संधि होती है। संधि का नाम था चंपानेर की संधि। और चंपानेर की संधि किसने करवाई थी? ताज खान ने करवाई थी। किसने करवाई थी? ताज खान ने करवाई थी। और इन दोनों ने कहा कि अपन जो है वो महाराणा कुंभा को मारकर मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लेंगे। तो 1457 में एक युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध। इस बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने इनको पराजित कर दिया था। अब देखो दोस्तों, महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। जो संगीत के गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। और महाराणा कुंभा ने कई ग्रंथ लिखे थे, जैसे संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सुड, प्रबंध, कामरान, रतिसार और एक था हरवर्तिका। ये जो ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा ने लिखे थे। और महाराणा कुंभा का जो चित्रकला का जो गुरु था उसका नाम क्या था? हीरानंद था। हीरानंद जो था वो महाराणा कुंभा का चित्रकला गुरु था। जो श्यामल दास की एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम था वीर विनोद। और इस वीर विनोद पुस्तक जो है, इसमें कहा गया है कि राजस्थान में कुल 84 गिरिदुर्ग है, जिनमें से 32 गिरिदुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। उनमें सबसे बड़ा जो है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जो कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में कुंभलगढ़ का दुर्ग है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था उसका नाम था मंडन। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रकोटा है वो 36 किलोमीटर है, जिसे भारत की दीवार भी माना जाता है, चीन की दीवार के समतुल्य। तो मंडन जो है वो इसका शिल्पी था। मंडन ने भी बहुत सारे जो इसका यानी कि अपने शिल्पी होने के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं, जिससे इसका मैं बताऊं रूप मंडन, वास्तु मंडन, शगुन मंडन, राजवल्लभ,
जैसे जो ग्रंथ है वो किसने लिखे थे? मंडन ने लिखे थे। मंडन का भाई था नाथा, नाथा ने लिखा था वास्तु मंजरी, और मंडन का जो पुत्र था उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों? गोविंद था, और गोविंद ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कला निधि, कला निधि। तो ये हो गया अपना महाराणा कुंभा। अब अपन बात करने वाले हैं महाराणा कुंभा के बाद में जो शासक बने थे, जैसे रायमल हो गया, रायमल के बाद में जो है वो राणा जो आता है अपना सांगा, और सांगा के बाद में विक्रमादित्य, उदय सिंह और महाराणा प्रताप, और जो अपना राज सिंह हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप लगातार क्लास के साथ में बने रहिए। तो दोस्तों हमने जो महाराणा कुंभा है यहाँ तक पढ़ लिया है, और आज अपन पढ़ेंगे इसके बाद में जो महाराणा कुंभा के बाद के जो शासक आते हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को आपको अंत तक देखना है, और क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी है। तो देखो दोस्तों, हमने महाराणा कुंभा की बात की, और महाराणा कुंभा के बाद में जो शासक आता है वो आता है उदा। कौन सा आता है? उदा आता है। जो उदा कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है। आप उदा में सिर्फ इतनी बात याद रखो कि उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, पितृहंता शासक कहा जाता है, पितृहंता शासक कहा जाता है। उदा जो है इसने अपने पिता किसकी हत्या की थी? महाराणा कुंभा की हत्या की थी, जिसके कारण उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। अब देखो उदा के बाद में जो शासक आता है वो आता है मेरे दोस्तों रायमल। कौन सा आता है? रायमल आता है। और रायमल का जो समय था वो था लगभग 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक। ये भी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है। आप रायमल में याद रखना कि रायमल के 13 पुत्र थे और इसकी 2 पुत्री थी। इस 13 पुत्रों में से इसके 3 महत्वपूर्ण पुत्र थे। एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको अपन क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। ये जो अपने घोड़े को मतलब हवा की तरह दौड़ाता था, जिसके कारण इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसके अलावा एक था पृथ्वीराज और एक हो गया राणा सांगा, और इसके अलावा एक था जयमल। ये इसके 3 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम, यानी कि जो दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण क्या थी? पुत्री थी। तो इसकी 2 पुत्रियां हैं और 13 पुत्र हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण जो पुत्री है उसका नाम आता है आनंदाबाई, आनंदाबाई। और आनंदाबाई का जो विवाह होता है वो किसके साथ में होता है मेरे दोस्तों? तो वो होता है सिरोही के जगमाल बेगड़ा के साथ, जगमाल बेगड़ा के साथ में। रायमल अपने शासकों, अपने जो पुत्र है उनमें से शासक को नहीं चुन पाया, जिसके कारण ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और राणा सांगा जो है वो भागकर कहाँ चला जाता है? तो वो अजमेर के जंगलों में चला जाता है, और अजमेर के जो जंगल थे वहां पर किसके पास में चला जाता है? जिसका नाम था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार के पास में चला जाता है मेरे दोस्तों। कौन? राणा सांगा। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, इसकी पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई नाम था। और इसी ताराबाई के नाम के ऊपर इसने जो दुर्ग था, कौन सा? जो अजय मेरु दुर्ग था, अजय मेरु जो दुर्ग है, इस अजय मेरु दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर क्या नाम दिया था? तारागढ़ नाम दिया था। बाद में क्या होता है कि इस आनंदाबाई और जगमाल बेगड़ा के मध्य जो है वो मतभेद हो जाते हैं। तो आनंदाबाई ने पृथ्वीराज सिसोदिया को यहाँ पर जगमाल को समझाने के लिए बुलाया था। तो इस पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर के लड्डू दे दिए थे। किसने? जहर के जो लड्डू थे वो कौन दे देता है? तो इसको जहर के लड्डू जो है वो किसने दिए थे? जगमाल बेगड़ा ने, जिसके कारण जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है।
जयमल जो था ये सोलंकियों के हाथों मारा जाता है, सोलंकियों के हाथों मारा जाता है, जिसके कारण जो जिंदा पुत्र महत्वपूर्ण जो बचा था वो कौन बचा था, राणा सांगा बचा था। तो अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, राणा सांगा बनता है। तो आप साथ में थोड़ा बहुत अगर नोट करो तो कर सकते हो। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में आ सकती है, वही बातें मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो शासक बनता है उसका नाम आता है राणा सांगा, राणा सांगा या संग्राम सिंह। अब राणा सांगा जो है इसका समय आता है 1509 से लेकर 1528 तक। राणा सांगा जो है इसका जन्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका जन्म जो है वो 12 अप्रैल 1482 को होता है। और इसके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम भी आपको पता चल गया है, रायमल नाम था। इसकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था दोस्तों रतन कंवर, रतन कंवर जो थी वो इसकी माता थी। और राणा सांगा का जो राज्याभिषेक होता है, और वो राज्याभिषेक कब होता है, 24 मई को होता है। कब होता है, 24 मई 1509 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक होता है। राणा सांगा की अगर मैं बात करूं उपाधि की, तो राणा सांगा को कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिकों का भग्नव शेष कहा है, सैनिकों का भग्नव शेष कहा है। किसने, राणा सांगा को कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। और एक इसकी उपाधि आती है हिंदू पथ बादशाह, हिंदू पथ बादशाह की इसकी उपाधि आती है। प्रारंभ में ये अजमेर के जंगलों में रहा था, किसके पास में, तो करमचंद पंवार के पास में रहा था। और इसी करमचंद पंवार को इसने एक उपाधि दी थी, वो कौन सी थी, रावत की थी। कौन सी थी, रावत की थी। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था मेरे दोस्तों, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के साथ में राणा सांगा के 2 युद्ध होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1517 की, तो 1517 में होता है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, खातौली का जो युद्ध था वो होता है। और खातौली का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य होता है, तो खातौली का युद्ध होता है दोस्तों इब्राहिम लोदी, और दूसरा इसके साथ में कौन था, तो राणा सांगा था, या जिसको अपन संग्राम सिंह भी बोल सकते हैं। खातौली मेरे दोस्तों कोटा के अंदर है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो इस हार का बदला लेने के लिए 1518 में स्वयं न जाकर अपने जो सैनिकों को भेजता है, कौन से युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में। और 2 सैनिक जिनका नाम था मियाँ हुसैन और एक का नाम था मियाँ माखन, इन दोनों को भेजता है किसके साथ में युद्ध करने के लिए, सांगा के साथ में युद्ध करने के लिए। तो इस युद्ध में भी राणा सांगा की क्या होती है मेरे दोस्तों, विजय हो जाती है। तो इधर से क्या होता है, फरगना का एक शासक था, फरगना के उस शासक का नाम था बाबर। और बाबर ने क्या किया था, 1526 के ऊपर 1526 में इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया था। और युद्ध होता है दोस्तों पानीपत का युद्ध होता है। और इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। युद्ध स्थल में मारा जाने वाला या वीर गति को प्राप्त होने वाला जो मध्यकालीन भारत का जो शासक माना जाता है वो मेरे दोस्तों इब्राहिम लोदी को माना जाता है। किसको माना जाता है, इब्राहिम लोदी को माना जाता है। और इसके बाद में जो दिल्ली थी उसके ऊपर किसका शासन हो गया था, उसके ऊपर मुगलों का शासन हो गया है। और अब जो मुगल है ये साम्राज्यवादी शासक थे, अपने साम्राज्य को जो विकसित करना चाहते थे, जिसके कारण जो बाबर था, बाबर फरगना का जो शासक बाबर था, ये बाबर अब आक्रमण करेगा किसके ऊपर, तो अब ये आक्रमण करेगा मेरे दोस्तों राणा सांगा के ऊपर। अब देखो दोस्तों राणा सांगा का एक छोटा सा क्षेत्र था बयाना, और बयाना कहाँ पे है, भरतपुर में है। बयाना कहाँ पे है, भरतपुर में है। तो इस भरतपुर के ऊपर बाबर ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। बात आती है 16 फरवरी 1527 की। 16 फरवरी 1527 को बाबर जो है इसने बयाना के ऊपर आक्रमण किया और बयाना के ऊपर अधिकार कर लिया बाबर ने। और किसको नियुक्त किया, अपने बहनोई जिनका नाम था मेहंदी
ख्वाजा या जिसको मेहंदी हुसैन भी आप बोल सकते हो। इधर से राणा सांगा को इस बात का पता चला तो राणा सांगा ने मेहंदी हुसैन के ऊपर आक्रमण किया और मेहंदी हुसैन को मार डाला था। तो इधर जो बाबर के सैनिक थे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था कि हम राणा सांगा के साथ में युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि राणा सांगा जो है वो सीधा टपका देता है। तो इधर जो बाबर है, इस बाबर ने जो दूसरा युद्ध होता है, दूसरे युद्ध के लिए अपने सैनिकों को तैयार कर रहा था। तो बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि जो मैं शराब का सेवन करता हूं उस शराब को मैं त्याग दूंगा, आप जिस शराब से नफरत करते हो मैं उस शराब को त्याग दूंगा, आप युद्ध के लिए मान जाओ। लेकिन सैनिकों ने कहा नहीं, हम तो युद्ध के लिए नहीं मानेंगे, हम राणा सांगा के साथ में युद्ध नहीं करेंगे। तो बाबर जो है इसने कहा था कि मैं आपसे जो एक कर लेता हूं, कर का नाम क्या था, तमगा कर था, ये तमगा कर को भी मैं समाप्त कर दूंगा। फिर भी ये जो सैनिक थे बाबर के, उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर बाबर जो है वो जिहाद का नारा देता है। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, कि मेरे लिए ये क्या है, हिंदू और मुसलमानों का धर्म युद्ध है। तो सैनिकों ने कहा कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो अगला जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों, खानवा का युद्ध होता है। बाबर के समय का महत्वपूर्ण और आपके राजस्थान इतिहास का भी महत्वपूर्ण जो युद्ध आता है वो कौन सा युद्ध आता है, खानवा का युद्ध आता है। खानवा, खानवा स्थान कहाँ पे है, खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में है, रूपवास तहसील भरतपुर में है। युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध, रूपवास तहसील भरतपुर में। एक तरफ था कौन दोस्तों, राणा सांगा था, एक तरफ था राणा सांगा और दूसरी तरफ था बाबर था। कौन था, बाबर था। और बाबर जो है, इस बाबर ने इस युद्ध के अंदर तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। और साथ में बाबर ने इसमें तोपखाने का प्रयोग किया था, तोपखाने का प्रयोग किया था। बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग कब किया था मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग 1519 में बेरा और बाजौर जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र के ऊपर सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। इधर से राणा सांगा जो है वो भी अपनी खानवा के मैदान में सेना लेकर आ जाता है और इधर से बाबर भी अपनी सेना को लेकर आ जाता है। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और साथ में तोपखाने का प्रयोग किया। इधर से राणा सांगा जो है, इस राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा जो होती है इसका प्रयोग किया, यानी अंतिम हिंदू शासक था जिसने राजपूत शासकों को इकट्ठा किया था। पाती परवन प्रथा के अकॉर्डिंग इसके साथ में 7 राजा 9 राव 104 सामंत थे, 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 क्या थे इसके साथ में सामंत थे। तो इनमें से अगर मैं महत्वपूर्ण की बात करूं तो मारवाड़ का कौन था मेरे दोस्तों, मारवाड़ का इसके साथ में मालदेव था, मालदेव था। और इसके साथ में बीकानेर का कौन था, बीकानेर का कल्याणमल था, कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल था। सादड़ी का कौन था मेरे दोस्तों, तो सादड़ी का था जाला अज्जा था, जाला अज्जा था। और इसके साथ में गोगुंदा का कौन था, तो गोगुंदा का था जाला सज्जा, जाला सज्जा था गोगुंदा का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेव का, तो मेव का कौन था, हसन खां मेवाती था, हसन खां मेवाती जो है वो कहाँ का था, मेव का था। और साथ में इसके साथ में एक और था मेदिनी राय, मेदिनी राय था। और इसके साथ में करम जो मेदिनी राय था किसके साथ में, राणा सांगा के साथ में था। और साथ में अशोक परमार था, कौन था, अशोक परमार जो था ये राणा सांगा के साथ में थे। इधर से जो युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को खानवा का महत्वपूर्ण युद्ध शुरू होता है, जिसमें मुगलों ने अपनी सेना को भेजा और इधर से राणा सांगा अपनी सेना को भेजता है। मुगलों के पास में तोपखाने थे, जिसके कारण जो राणा सांगा की जो सेना है वो इनके ऊपर भारी नहीं पड़ सकी, जिसके कारण इधर से राणा सांगा जो था इसको आकर एक कोई तीर लग गया था। वैसे भी राणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे, 80 घाव थे और एक और तीर लग गया तो राणा सांगा घायल हो गया। और इधर से जो मालदेव था, मारवाड़ का जो मालदेव था, इसने राणा सांगा को कहां पर पहुंचाया था, बसवा दौसा में पहुंचाया था, बसवा दौसा में पहुंचाया था। और यहीं पर राणा सांगा का क्या बना हुआ है,
चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है मेरे दोस्तों? चबूतरा बना हुआ है। और इस युद्ध के अंदर जो सादड़ी का जाला अज्जा था, इसने राणा सांगा का राजमुक्त धारण करके युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में जो इस युद्ध निर्णायक युद्ध जो था, इसमें जो राणा सांगा था वो बसवा दोसा से कहाँ पर चला जाता है? तो बसवा दोसा से ये जाता है मेरे दोस्तों रणथंबोर में जाता है। कहाँ पर जाता है? रणथंबोर में जाता है और अपनी पत्नी कर्मावती को रणथंबोर का जो दुर्ग है वो भेंट में दे देता है। किसमें दे देता है? भेंट में दे देता है। इसके बाद में क्या होता है कि अगली बार जो इसके साथ में मेदिनी राय था, इस मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण कर दिया था बाबर ने। चंदेरी के ऊपर जब आक्रमण किया 1528 में, तो राणा सांगा जो है वो मेदिनी राय की सहायता करने के लिए आ जाता है। कहाँ से? रणथंबोर से आ जाता है और रास्ते में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? कालपी, यूपी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। पहले जो कालपी था वो एमपी में था, वर्तमान कहाँ पे है दोस्तों? यूपी के अंदर है। और इधर राणा सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और राणा सांगा की 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर राणा सांगा की छतरी बनी है। कितने खम्भों की? तो ये दोस्तों 32 खम्भों की है। इसके बाद में राणा सांगा के बाद में अपन अगले शासक की बात करेंगे। अगला शासक जो आता है उसका नाम आता है मेरे दोस्तों विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अगला जो महत्वपूर्ण शासक बनता है वो कौन बनता है दोस्तों? विक्रमादित्य बनता है। विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का समय भी आप याद रख सकते हो, 1531 से लेकर 1536 तक का जो शासक था वो विक्रमादित्य था। और विक्रमादित्य की जो संरक्षिका थी, उसकी माता बनी थी, माता का नाम क्या था मेरे दोस्तों? कर्मावती नाम था। कर्मावती नाम था। और इसी विक्रमादित्य के समय में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है कौन? तो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है गुजरात का एक शासक। और गुजरात के उस शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह। बहादुर शाह कब आक्रमण करता है? 1533 में आक्रमण करता है। तो कर्मावती ने क्या किया? कर्मावती ने विक्रमा जो ये बहादुर शाह था इसको रणथंबोर दे दिया और ये वापस चला जाता है। और अगले ही वर्ष 1544 के अंदर पुनः ये आक्रमण कर देता है। पुनः ये आक्रमण कर देता है किसके ऊपर? चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है। और इसने कर्मावती ने इस समय हुमायूं को राखी भेजी थी। किसको राखी भेजी थी? हुमायूं को राखी भेजी थी। लेकिन हुमायूं सहायता करने के लिए नहीं आ सका, जिसके कारण कर्मावती ने दुर्ग का भार किसको दे दिया? देवलिया, प्रतापगढ़ का देवलिया जो ठाकुर था, उस ठाकुर का नाम था बाघ सिंह। बाघ सिंह नाम था। और इस बाघ सिंह को दुर्ग का प्रशासक बना दिया। और इधर से बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया तो हुमायूं सहायता करने के लिए आ ही रहा था, तो बहादुर शाह ने जिहाद का नारा दे दिया, धर्म युद्ध का नारा दे दिया। तो हुमायूं वापस चला गया और देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हो जाता है। और ये जो विक्रमादित्य था इस समय अपने ननिहाल चला गया था। और जैसे ही ये वापस आता है तो पृथ्वीराज की एक दासी पत्नी थी जिसका नाम था अनौरस। और अनौरस ने हत्या कर दी थी। किस? अनौरस का जो पुत्र था बनवीर, इस बनवीर ने हत्या कर दी विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य का जो भाई था जिसका नाम था उदय सिंह, इस उदय सिंह को भी मारना चाहता था। तो इनकी एक दाई माँ थी, दाई माँ का नाम था पन्ना दाई। और पन्ना दाई ने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को कहाँ पर भेज दिया था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में भेज दिया। और इस बनवीर ने आकर हत्या कर दी थी किसकी? चंदन की। और इधर ये कुंभलगढ़ जाकर जो उदय सिंह है ये क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। और अब जो शासक बनेगा वो उदय सिंह बनेगा। समय आता है 1537 से लेकर 1572 तक। 1537 से लेकर 1572 तक अब जो शासक बनता है वो कौन बनता है मेरे दोस्तों? तो अब जो शासक बनेगा वो बन जाता है उदय सिंह। तो दोस्तों अब जो मेवाड़ का जो अगला शासक बन जाता है वो कौन बन जाता है? उदय सिंह बन जाता है। ये वही उदय सिंह है जिसने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ये वही उदय सिंह है जिसने उदयपुर शहर बसाया था। तो अपन बात करने वाले हैं अभी किसके बारे में?
तो अपन बात करेंगे उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह के बारे में बात करेंगे। उदय सिंह का जो समय आता है 1537 से लेकर 1572 तक आता है। और इस उदय सिंह के जो अगर अपन बात करें तो इसने उदयपुर शहर, जिलों की नगरी उदयपुर शहर बसाया था। कब? 1559 के अंदर बसाया था। और इसी के समय में अकबर ने आक्रमण किया था। कब? 1567-68 में आक्रमण किया था। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि अफगान जो शासक था, अफगान जो शासक शेरशाह सूरी था, उसकी अधीनता को भी स्वीकार कर लेता है। कौन? उदय सिंह। जब 1567-68 में उदय सिंह के ऊपर अकबर जब आक्रमण करता है तो उदय सिंह ने यहाँ पर नियुक्त किया था किसको? तो यहाँ पर नियुक्त करता है, अगर मैं बात करूं, पत्ता सिसोदिया। और पत्ता सिसोदिया आ गया, कल्लाजी राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, और इसके साथ जयमल मेड़तिया। और तीसरा कौन था? जयमल मेड़तिया था। इनको यहाँ पर नियुक्त करता है कौन? तो उदय सिंह नियुक्त करता है। और उदय सिंह जो है वो स्वयं कहाँ पर चला जाता है? गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। इधर से जब अकबर ने आक्रमण किया तो अकबर ने जयमल मेड़तिया को कहा कि सुनो अकबर, सुनो जयमल, मैं जो है ये दुर्ग जीतकर तुम्हें दे दूंगा और तुम इस दुर्ग से हट जाओ। तो जयमल मेड़तिया ने कहा था कि है गढ़ मारो हम है धनी, है गढ़ मारो हम है धनी, असुर फिर किम जान, काचा जय चित्र कोटरी दीदी मोरी दीवान। जयमल लिखे जवाब यूं, सुनिए अकबर शाह, आड़े फिर गढ़ ओपरा, पढ़ियो धड़ मत जान। तो जयमल मेड़तिया पीछे नहीं हटा। तो अकबर ने जैसे ही आक्रमण किया तो ये जो लोग थे, पत्ता सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़ और जयमल मेड़तिया, युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है? केसरिया होता है। और पत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल कंवर, और फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। ये मेवाड़ का तीसरा शाखा था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। और इसके बाद में जैसे ही उदय सिंह आता है तो उदय सिंह ने यहाँ पर देखा था कि सब कुछ जलकर राख हो गया है। तो उदय सिंह जो है वो गोगुंदा में चला जाता है। और वहीं 1572 में उदय सिंह की क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और उदय सिंह के बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? महाराणा प्रताप बनता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो है वो शासक बनता है। प्रताप 1572 से लेकर 1597 तक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन होता है। कहाँ पर होता है? तो कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी में जन्म होता है। किसका? महाराणा प्रताप का होता है। और महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करूं तो महाराणा प्रताप का पिता कौन था? तो पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम क्या था? जयवंता बाई नाम था। माता का नाम था जयवंता बाई और महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजब दे पंवार। रामरख पंवार की जो पुत्री थी अजब दे पंवार, वो महाराणा प्रताप की क्या थी? पत्नी थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को होता है। कहाँ पर होता है? गोगुंदा में होता है। किसको हराकर हुआ था? जगमाल को हराकर हुआ था। और जगमाल जो है वो कहाँ पर चला जाता है? तो जगमाल जो है ये चला जाता है अकबर के पास में। और सिरोही के जो शासक थे उनके साथ में दंतानी के युद्ध में 1583 के आसपास जगमाल की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इधर महाराणा प्रताप जो है वो शासक बन जाता है। अब महाराणा प्रताप जब शासक बन जाता है तो अकबर ने क्या किया? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए
4 शिष्टमंडल भेजे थे, आप याद रख सकते हो जमा भट्टो से आप इसको याद रख सकते हो। तो जैसे जलाल खां 1572 में गया था, जमा मान सिंह 1573 में गया था, और वैसे होता है भगवंत दास, और भगवंत दास भी 1573 में गया था, और टो से होता है टोडरमल, और टोडरमल भी कब गया था? 1573 में गया था। लेकिन जो महाराणा प्रताप है इसने अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। किसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था? अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है। कौन? महाराणा प्रताप। जब अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है तो अब जो मानसिंह है वो अपनी सेना को लेकर जाएगा और इनके मध्य एक युद्ध होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब अपन बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, कौन से युद्ध की बात करने वाले हैं? हल्दी घाटी के युद्ध की बात करने वाले हैं। और हल्दी घाटी जो स्थान है वो कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो हल्दी घाटी का जो स्थान है वो खमनौर तहसील राजसमंद में है। अब अपन जो युद्ध है उसकी बात करेंगे। कौन सा युद्ध होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब होता है? 1572 में होता है। और उसमें 2 दिनांक आपको याद रखनी है। हल्दी घाटी का युद्ध ये 18 जून 1576 को होता है, और गोपीनाथ शर्मा जो है वो 21 जून 1576 बताते हैं। हल्दी घाटी जो स्थान है वो खमनौर तहसील राजसमंद में है। हल्दी घाटी का जो मैदान है वो खमनौर तहसील राजसमंद में है। नदी यहाँ पर जो बहती है वो कौन सी है? बनास नदी है। बनास नदी है। और इस बनास नदी के मैदान को क्या कहते हैं? रक्त तलाई कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? रक्त तलाई कहते हैं। इसमें अकबर की तरफ से कौन आया था? अकबर की तरफ से मान सिंह आया था। और इधर कौन हो गया? महाराणा प्रताप हो गया। मान सिंह का जो हाथी था, हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था दोस्तों? मर्दाना नाम था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और हकीम खां सूरी जो था वो हरावल बाग का नेतृत्व कर रहा था महाराणा प्रताप की तरफ से। और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता करता है महाराणा प्रताप का भाई जिसका नाम था शक्ति सिंह है। इस शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी इसी युद्ध के अंदर। इन दोनों के अंदर भयंकर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का 18 जून 1576 को। तो महाराणा प्रताप जो है ये इस युद्ध में घायल हो जाता है। और महाराणा प्रताप के साथ में था जाला बीदा। इस जाला बीदा ने महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण करके युद्ध किया था। और महाराणा प्रताप को यहाँ से कहाँ पर भेजा जाता है? कोलिहारी गांव में भेजा जाता है। उदयपुर का ही है कोलिहारी गांव। और यहाँ से महाराणा प्रताप कहाँ पर चला जाता है? तो यहाँ से महाराणा प्रताप जो है वो चला जाता है कुंभलगढ़ में। कहाँ पर चला जाता है? कुंभलगढ़ में चला जाता है। और युद्ध के बाद में अकबर ने अधिकार कर लिया था किसके ऊपर? गोगुंदा के ऊपर। अब जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर जो है वो शहबाज खान के नेतृत्व में सेना भेजता है। कब? 1578 में। किसके नेतृत्व में? शहबाज खां के नेतृत्व में। और शहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया था। और तीसरी बार में किसको जीत लिया था? कुंभलगढ़ को जीत लिया था। लेकिन महाराणा प्रताप जो है उसको नहीं हरा पाया। अब भेजता है अकबर 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने अपना जो शिविर है वो शेरपुर गांव में लगाया था। लेकिन ये भी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। अगले वर्ष 1582 के अंदर एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम था दिवेर का युद्ध। और दिवेर का जो युद्ध होता है, दिवेर के ऊपर अकबर ने सुल्तान खां, अपने चाचा बताते हैं, सुल्तान खां को नियुक्त कर रखा था। और महाराणा प्रताप का जो पुत्र था, पुत्र का नाम था अमर सिंह है। इस अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के ऊपर 1582 में आक्रमण होता है। और इस युद्ध में दिवेर के ऊपर
अमर सिंह ने विजय प्राप्त कर ली थी। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है। इस युद्ध के बाद में जो महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश हो जाता है। और अब जो 1584 की मैं अगर बात करूं, 1584 की अपन अगर बात करें तो 1584 के अंदर जो अकबर है वो किसको भेजता है? 1584 के अंदर अकबर ने भेजा था जगन्नाथ कछवाहा को। किसको भेजा था? जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। और इस जगन्नाथ कछवाहा की रास्ते में मृत्यु हो जाती है और इसकी जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। ये भी कितने खंभों की है? 32 खंभों की है। महाराणा प्रताप ने 1585 के अंदर लूणा चावंडिया को हराकर चावंड के ऊपर अधिकार कर लिया था। और चावंड चित्रशैली का जो विकास है वो किसके समय में होता है? महाराणा प्रताप के समय में होता है। और 1597 के अंदर जो धनुष के ऊपर प्रतंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो बताया जाता है अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि आज सच्चे योद्धा की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रताप के समय की, तो प्रताप के समय में अगर आप याद रखो तो एक ग्रंथ को याद रख लेना, पीथल और पाथल। और पीथल और पाथल ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? तो पीथल पाथल जो ग्रंथ है वो सुजानगढ़ चूरू के कवि जो थे कन्हैयालाल सेठिया, उन्होंने पीथल पाथल ग्रंथ लिखा था। अब छोटे छोटे शासक आते हैं मेवाड़ के। अगला जो शासक आता है वो आता है अमर सिंह है। अमर सिंह ने 1615 के अंदर 5 फरवरी दिनांक भी याद रख सकते हो, 5 फरवरी 1615 में मुगल मेवाड़ संधि होती है। और इसी संधि के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि मुगल दरबार में मेवाड़ का शासक स्वयं ने आकर किसको भेजेगा? राजकुमार को भेजेगा। और साथ में दुर्ग का जो है वो पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। और साथ में यहाँ पर कहा गया था कि इनको वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और 1620 में अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसकी छतरी जो है वो गंगोद बव स्थान पर बनी हुई है। इसकी छतरी जो है वो कहाँ पर बनी है? गंगोद बव स्थान के ऊपर बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है दोस्तों? अमर सिंह की छतरी बनी है, जिसे महासतिया का टीला भी कहा जाता है। अगला शासक बनता है करण सिंह है। करण सिंह ने पिछोला जो झील थी, इस पिछोला झील के किनारे किसका निर्माण करवाया था? तो पिछोला झील के किनारे जग मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया था।